जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। और मुझे जो आज दोबारा से सत्संग करने का मौका दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सबसे सुंदर बात होती है जब जब भी हम सत्संग करते हैं, तो जब इस तरह का जो शब्द कीर्तन होता है और हम जब उसको सुन रहे होते हैं, तो एक एक हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हम मंदिर में और उस समय में। और बिल्कुल ऐसा दिमाग में बिल्कुल वो लाइव चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर शब्द के साथ हमारी कुछ कुछ यादें जुड़ी होती हैं कि जब ये चलते थे तब ऐसा होता था, वैसा होता था। तो वो सब चीजें एकदम से दोबारा वापस आ जाती हैं और ऑलमोस्ट एक बहुत ही इंटेंस इमोशन है जो हम रिलिव करते हैं। तो उसके लिए मैं डेफिनेटली आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। आज जब विक्रम जी का फोन आया और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मेरे पास नंबर सेव्ड नहीं था, तो मुझे समझ आ गया कि आज गुरु जी की आज्ञा है, आज मेरा सत्संग है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इनवाइट किया गया है इस प्लेटफॉर्म पर। तो विदाउट मतलब ज्यादा डिले करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि किस तरह से हमारी मुलाकात गुरु जी से हुई। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारी शादी जो 91 में हुई थी, और काफी साल बीतने के बाद भी हमारे कोई संतान नहीं थी। और मेरे हस्बैंड के आकाश सेठी अंकल हैं, उनके एक बहुत ही करीबी मामा जी, नॉट रियल बट काफी करीबी मामा जी, जो लगातार हमारे घर आते थे, उन्होंने एक दो बार ऐसे मेंशन किया कि हमारे एक गुरु जी हैं, चलो तुम उनके पास चलो। बट संगत जी, मैं आपको बताऊं कि एक वक्त होता है और शायद हर किसी के हिस्से में एक तपस्या लिखी हुई है इससे पहले कि वो गुरु जी के दरबार पहुंचे। और गुरु जी का बुलावा आता है जब आपका समय आता है, और उसके बाद तो जो कृपा होती है उसका तो बखान शायद ही मैं इस एक घंटे में कर पाऊं। उस कृपा के तो हम आ, हर पल और आज तक और इस मोमेंट तक मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि अपने दरबार में हमें बुलाया। तो लगातार मामा जी के एक या दो बार कहने के बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ कि हम नहीं जा सके, और समय बीतता रहा। कुछ हम डॉक्टर्स के भी चक्कर काटते रहे, और ऐसा हुआ कि फिर 98 की ये बात है, अराउंड जून की, मेरे हस्बैंड की तभी एक पोस्टिंग कश्मीर में थी, वो खत्म हुई थी और हम वहां से लौट रहे थे। और लौटे और हम जैसे ही हमने घर में कदम रखा तो हमने देखा कि मामा जी वहां बैठे हुए थे, और मामा जी ने वही बात फिर से दोहराई। और हमने कहा कि ठीक है, अब आप इतनी बार बोल चुके हैं, और वो शायद हमारा बुलावा भी था। और हम, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसी शाम को हम या हम अगले दिन मामा जी के साथ प्रोग्राम बना के एम्पायर स्टेट के लिए रवाना हो गए। जब हम वहां पहुंचे तो गुरुजी बिल्कुल कैजुअली ड्रेस्ड और अपने कारपेट पर वो बैठे थे, जमीन पर। और मामा जी की तरफ देख के उन्होंने इशारा किया कि भाई कौन है। तो मामा जी ने मुझे कहा कि आप जाओ, गुरु जी को बताओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो मैं गई और मैंने गुरु जी के कान में थोड़ा धीरे से कहा कि गुरु जी, शादी को इतने साल हो गए हैं और कोई औलाद नहीं है।
तो गुरुजी ने बड़े आराम से मुझे एक बात बोली, हाजिरी लानी पड़ेगी। जो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट उस समय समझ नहीं आया कि हाजिरी कहाँ लगानी है मुझे और क्या करना है मुझे। लेकिन मुझे, और ये भी बड़ा हमें एडवांटेज होता था कि जो पुरानी संगत होती थी उनसे हमें बहुत चीजें समझने का मौका मिलता था। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आपको गुरुजी के दरबार में आते रहना है। तो ये सिलसिला फिर शुरू हुआ। मामा जी के ऊपर बड़ी कृपा थी गुरु महाराज की। उन्होंने, उनका बाईपास होना था। मैं बहुत ब्रीफ में उनका सत्संग बताऊंगी कि उनका बाईपास एक बार डॉक्टर्स ने शेड्यूल किया और वो गुरुजी के पास एक शाम पहले गुरुजी के पास बैठे थे और उन्होंने गुरुजी को बताया कि इस तरह से मेरा कल बाईपास है, तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो गुरुजी ने उनको कुछ जल प्रसाद दिया और कुछ उनको दिया जो, जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैं वहां नहीं थी। लेकिन ऐसा उन्होंने, गुरुजी ने कुछ जल प्रसाद उनको दिया जिसको पीकर जब वो अगले दिन, और गुरुजी ने उनको ये भी कहा कि जा तू ऐश कर। और अगले दिन जब वो हॉस्पिटल गए तो सरप्राइजिंगली डॉक्टर्स ने जब उनका एग्जामिनेशन किया, उन्होंने कहा आपको किसने वो कहा है कि आप आपका ऑपरेशन होना चाहिए। तो उन्होंने दिखाई अपनी पुरानी रिपोर्ट्स। तो डॉक्टर्स वर ज़ैप्ड। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि अब क्या हुआ है, लेकिन ये वाली स्थिति तो अब बिल्कुल भी नहीं है आपके, और आप जाइए घर, आपका कुछ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो विद दैट वो बैकग्राउंड में ऑलरेडी हमें ये बात कुछ कुछ पता थी कि गुरु कृपा मामा जी पर हुई है। और जब मामा जी ने कहा तो हम भी एक, जिसे कहते हैं कि जैसे तमाम हम चीजें करने के बाद हम थोड़े हताश हो चुके थे, तो हमें लगा कि जब मामा जी ने कहा तो हम तब हमारा मन मान गया और हम चले गए। तो हाजिरी लगाने की बात फिर इस तरह तय हुई समय के साथ कि हमें समझ आया कि गुरुजी ने कहा कि हफ्ते में एक बार आ जाया करो, जो हमें काफी सूट करता था क्योंकि हम दोनों वर्किंग थे। और ऐसा हफ्ते में, मेरे हस्बैंड पालम एयरपोर्ट पे काम करते थे, तो उनका हफ्ते में ऐसे एक दिन ऑफ डे होता था जिस पर हम जरूर चले जाते थे। और तब गुरुजी का दरबार हर दिन लगता था, हर दिन, कोई दिन छुट्टी नहीं होती थी, तो आप किसी भी दिन जा सकते थे। तो हम जाने लगे और जाते जाते काफी टाइम होने लगा। और ये हमारा एक सिलसिला होता था कि हम जाते थे, वहां बैठते थे, गुरुजी बहुत सारा प्रसाद अपने हाथों से सारी संगत को देते थे और बहुत स्वादिष्ट कड़ा प्रसाद होता था। वो गुरुजी खुद अपने हाथों से गरम गरम सबके हाथों में भरते थे और हम ऐसे वहीं पे खड़े होकर खाते थे, क्योंकि ये बिल्कुल वहां पर हिदायत थी कि अगर यहाँ खाओगे तो ये प्रसाद है, ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करता है। लेकिन अगर आप बाहर ले जाते हो तो उसकी जो वो है, मतलब घर ले जाते हो या आप वहां से, उसकी महिमा कम हो जाती है। तो हम सबको हिदायत थी कि वहीं खाना है, तो हम सब वहीं खड़े होके खाते थे और शब्द कीर्तन चलते थे। और जब बड़े अच्छे सुंदर, कई बार ऐसे मौके होते थे जब गुरुजी पुरानी संगत के सत्संग कराते थे, तो वहां पर हम सुनते थे कि किस तरह से सबके ऊपर कैसी कैसी कृपा हुई हुई है। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि सब तरह के लोग वहां आते थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते थे, हमारे जैसे कॉमन कॉमन मैन जिसे कहें कि नौकरी पेशा लोग आते थे, बिजनेसमैन आते थे। सब लोगों के लिए दरबार बिल्कुल खुला था। लेकिन ऐसा जरूर होता था कि सिर्फ वही वहां पर टिकते थे जो एक तरह की श्रद्धा के साथ गुरुजी से जुड़ जाते थे, और लोगों का अपने आप ही वहां पर आना जाना बंद हो जाता था। तो वो हमें कभी वो चीज समझ नहीं आई। लेकिन बाद में एक पुरानी संगत ने वो एक बार गुरुजी से ही बात हो रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि जब तक
बट परंतु लेकिन किंतु बाहर नहीं उतार के आओगे तब तक यहाँ पर खुद मतलब यहाँ का जो महिमा है उसको समझने में, उसको ग्रहण करने में आप सक्षम नहीं हो। तो वो भी एक ट्रांजिशन का फेज होता है। आप शुरुआत में जब जाते हो तो मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं जो कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, और लेकिन समय के साथ आपको ये समझ आने लगता है कि ये स्वयं प्रभु का दरबार है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ऐसी चीजें होने लगती हैं जिससे आपको गुरु जी की कृपा का एहसास होने लगता है। तो ये बात सच है कि जब मैं वहां पहुंची तब मेरा जो मेन पर्पस था आई वुड से कि मुझे औलाद हो जाए, और जब वो समय थोड़ा सा बीतने लगा 98 से 99 होने लगा तो कई बार होता था जैसे इम्पेशंस हो जाती है कि अरे होगा कि नहीं होगा। पर ये भी सच है कि मेरे जैसे वहां कई सारे कपल्स थे जो इसी कृपा का इंतजार कर रहे थे और सभी आते थे वहां पर। तो ऐसा हुआ कि बीच में एक बारी कमांडर एक रेखी अंकल होते थे, तो वो काफी मुझे प्यार करते थे। तो वो एक दो बार उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कोई गुड न्यूज है क्या? तो मैंने बड़ा मायूस होकर कहा कि नहीं अंकल कुछ है नहीं। तो उन्होंने 2-3 बार मुझसे शायद पूछा होगा, लगातार पूछा होगा, मैंने हर बार मना किया। तो उन्होंने एक दिन ना वो खुद मुझे बोले कि चल मैं तेनू लेके चलना गुरु जी के पास। और रेखी अंकल का ये था कि वो बहुत क्लोज थे गुरु जी से, और ऐसा नहीं है संगत जी की हम क्लोज नहीं थे, लेकिन गुरु जी से बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती थी। गुरु जी का जो तेज, जो प्रताप, और कभी कभी उनका दपट देना, वो सब चीजें हम जैसे थोड़े हम यंग कपल्स थे तो हमें डर लगता था। तो रेखी अंकल ने मुझे कहा कि चल आज मैं तेरे को लेके चलता हूँ गुरु जी के पास। मैं भी बड़ी खुश थी, आज तो मेरी मतलब काम लगता होके ही रहेगा, और मैं उनके पीछे पीछे चली गई। जब गुरु जी के पास हम पहुंचे तो गुरु जी ने रेखी अंकल की तरफ तो देखा नहीं, मेरी तरफ देखा, और उन्होंने ऐसे पूछा कि हाँ मतलब कि क्या बात है, क्यों खड़े हो यहाँ पे आके? तो मैंने रेखी अंकल की तरफ देखा। रेखी अंकल ने बोला गुरु जी एदा कल्याण क्यों नहीं किता तुसी हले तक? गुरु जी ने रेखी अंकल को कोई जवाब नहीं दिया। गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और कहा बड़ी दौड़ जाए तो बड़ी आई है अप्रोच लाइन। और संगत जी आप मानिए मेरी तो हालत खराब, मैं तो वहां से भागी एकदम बाहर, और एम्पायर स्टेट की ही बात है, मैं जाके बाहर खड़ी हो गई और मेरा जो दिल है वो बिल्कुल धक 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 की ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद रेखी अंकल बाहर आते हैं और उन्होंने कहा घबराना नहीं है, इसका मतलब एक ही होता है कि अभी वक्त नहीं है। और संगत जी ये बात सच है, हम शायद सोच ही नहीं सकते कि कौन सा वक्त किस चीज के लिए सही होता है। वो गुरु जी जानी जान, उनको सब पता होता है कि किसके लिए कब क्या चीज सही वक्त में गिनी जाएगी। तो वो जो सरेंडर है, जब तक वो आप उस चीज को अपने इंटरनलाइज नहीं करते, आपको ये बात समझ में नहीं आती कि जब गुरु आपके साथ आ गया तो उसके बाद आपको चिंता नहीं करनी। उसके बाद वो देख रहे हैं कि आपको कब क्या और कैसे उन्होंने संभालना है। तो जैसे कि अभी हम सुन भी रहे थे शब्द कीर्तन जिसमें सतगुरु होए दयाल ता दुख न जानिए, हर रंग मानिए श्रद्धा पूरी है। तो ये जो शब्द है इनका ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई कीर्तन है, इन सब के पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है
उस इमोशन के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको समझ आता है कि गुरु जी की कृपा कितनी अपार थी, और जब आप जुड़ जाते हैं तो वो किस तरह से आप पर बरसती है। तो मैं वापस अपने सत्संग पे आती हूँ कि जब मुझे डांट पड़ गई तो मैं बाहर आ गई, और रेखी अंकल ने मुझे कहा कि बेटा अभी वक्त नहीं है, तो तू मतलब उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया कि कभी मन में कोई वो मत लाना, मन छोटा मत करना, तुमको गुरुजी ने कह रखा है हाजिरी लगानी है, और हाजिरी जो है तुम्हारी लग रही है जितनी बार तुम आ रहे हो। अच्छा, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती थी कि जब भी मैं गुरुजी के सामने हम मत्था टेकते थे तो गुरुजी मुझे कहते थे वो तेरा की ना है, और मैं सोचती थी कि गुरुजी यहाँ सबको तो नामों से बुलाते हैं, और ऐसा कैसे हो रहा है कि मुझे 1.5-2 साल हो गए और हर हफ्ते ही हम आ रहे हैं, मैं हर बार बताती हूँ कि मेरा नाम पूनम है। तो मुझे कई बार बड़ा ऐसा मन में आता था कि गुरुजी को मेरा नाम नहीं याद होता, और तब मुझे एक संगत ने बताया कि जितनी बार आपका नाम गुरुजी बुलवाते हैं उस समय आपकी उनके दरबार में हाजिरी लग रही है, और गुरु स्वयं मतलब खुद ही, हम अब सभी जानते हैं कि वो खुद ही प्रभु थे, वो खुद ही भगवान थे। तो उनका ही दरबार था जिसमें हम जाके मत्था टेक रहे हैं और हमारी हाजिरी लग रही थी। तो ये सिलसिला चलता रहा, और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का एमबीए में सिलेक्शन हो गया। उनके कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक मतलब एक प्रोग्राम था जो कि एक कंपटीशन के थ्रू होता था, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ एमबीए के लिए, और वो कोर्स 1 ईयर कोर्स था जो कि रेजिडेंशियल था, और हमारा ट्रीटमेंट तब भी चल रहा था क्योंकि गुरुजी ने हमें नहीं कहा था कि आप अपना ट्रीटमेंट बंद करेंगे। तो सबसे पहले जब मेरा ख्याल आया, बजाय इसके कि मैं खुश होती कि भाई मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन हुआ है, मैं परेशान हूँ। और ये ये दोबारा ये जून 2000 की बात है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, आप नहीं जाओगे, और क्योंकि हमारा तो इलाज चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा है गुरु जी से पूछेंगे। और संगत जी, ये हम सच बताएं कि बहुत उस समय ऐसा होता था कि हम अपनी हर बात जाके गुरुजी से पूछ लेते थे, या हमें वहां पर ही उन चीजों के जवाब मिल जाते थे, और तब तक थोड़ी हमारे अंदर कहें कि भाई जाने से थोड़ी हिम्मत आ गई थी, और हम गुरुजी से पूछ भी लेते थे हिम्मत करके, कोई अगर बहुत ही इस तरह का दुविधाजनक स्थिति होती थी। तो उस दिन जब हम वहां पहुंचे और मत्था हमने टेका, तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को बताया, गुरुजी इस तरह से मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया है, क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। और गुरुजी के ऐसे वन लाइनर्स बहुत होते थे जो कि बड़े रिमार्केबल होते थे, एंड विच एक्चुअली अगर हम सोचें उनके बारे में तो उनके पीछे बहुत गहरा मतलब होता था। तो गुरुजी बहुत कैजुअली उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, जाना चाहिए। गुरुजी ने इनको तो ये कहा, लेकिन इनके पीछे जो मैं खड़ी हुई थी तो मेरे तो चेहरे का रंग बिल्कुल उतर गया। मैंने मन में सारे अपने जो कहिए कि सारे मैंने अपने जजमेंट्स पास कर लिए कि इसका मतलब है गुरुजी ने इनको तो जाने को कह दिया, साल भर की बात थी, तो इसका मतलब साल भर भी अब गुरुजी ब्लेस नहीं करने वाले हैं मुझे, तो ये तो चले जाएंगे तो ट्रीटमेंट तो सारा रुक जाएगा। और वैसे भी मतलब everyone understands कि as a couple you need to be together to have a child। तो मैंने कहा ये तो इसका मतलब है कि 1 साल अभी गुरुजी और नहीं ब्लेस करने वाले। और मेरे चेहरे का हाव भाव, फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, और मैंने जैसे ही मत्था टेका, कुछ मैंने अभी कहा भी नहीं था कि गुरुजी ने मुझे कहा
जहाँ तेरा कल्याण कित। मुझे नहीं समझ में आया। मैंने सोचा ये मेरा कौन सा कल्याण है कि हस्बैंड तो अब ये तो चले जाएंगे 1 साल का कोर्स करने के लिए, पता नहीं इसमें मेरा क्या कल्याण है। खैर एनीवेज, अपनी अपने आप से ही बातें करती हुई मैं हम लोग वहां से हट गए और अपना लंगर प्रसाद करके अपने घर चले गए। और जो गुरुजी के जो शब्द थे वो मुझे अगले 15 दिन में समझ में आ गए। जब जब व्हेन आई टेस्टेड पॉजिटिव और मैंने रियलाइज किया कि आई हैव कंसीव्ड। तो बहुत ही माइनर आई वुड से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं वो डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा कोई मेजर ट्रीटमेंट नहीं था। एक बेसिक IUI की टेक्निक होती थी जो कि पहले सब टाइम फेल हो चुकी थी, और डॉक्टर्स ने हमें यही सजेस्ट किया था कि एज एंड व्हेन यू ट्राई नेक्स्ट इट शुड बी IVF। तो गुरु जी की कृपा से संगत जी हमारे जीवन में वो एक बहुत बड़ा मोड़ आया और मैंने कंसीव किया बिना IVF के। IUI एक बेसिक प्रोसीजर है, उसके 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 थ्रू मैंने कंसीव किया अब मेरा बड़ा बेटा। और जब ये सब हमें कंफर्म हो गया कि हाँ पॉजिटिव है रिजल्ट, तो हमने सोचा कि अब तो हमें जाके गुरुजी को बताना चाहिए कि ये हमें हमारा कल्याण हो गया है जो गुरुजी ने कहा है। और जैसे ही हम एम्पायर एस्टेट में मुड़ के गुरुजी के सामने मत्था टेकने के लिए पहुंचे, और ऑब्वियसली मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची और मैंने सोचा कि मैं अब गुरुजी से शेयर करूंगी, गुरुजी ने बोला हल्ले किसी ने नहीं दसना। मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी को किसने बता दिया, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था एक्सेप्ट मी एंड माय हस्बैंड। हमने किसी को शेयर ही नहीं किया था। हमने ऑफ कोर्स इनकी मदर को पता था, बट देन देयर वाज नो कॉमनैलिटी कि जो संगत में जो लोग आते हैं और हम मेरी मदर इन लॉ या मेरी मदर, वो लोग का कोई कनेक्शन नहीं था। तो हमें समझ नहीं आया। तो एक सबसे जो पहली चीज ट्राई करी कि गुरुजी ने तो आपके साथ वो वहां पर भी है, और वो जब आप घर भी चले गए हो तब भी आपके ऊपर पूरी उनकी कृपा बनी हुई है, और उन्हें सब सब पता है, सब पता है। तो सबसे पहले तो वो जो चीज थी हमें समझ में आई कि नाउ गुरुजी इज ही हैज ब्लेस्ड अस एंड नाउ ही विल टेक केयर। और बहुत सारे ऐसे फेजेस थे प्रेगनेंसी में जो डिफिकल्ट थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरा बड़ा बेटा जब हुआ, नॉर्मल डिलीवरी थी और कोई इश्यूज नहीं हुए एक्सेप्ट दैट ही वाज लिटिल ऑन द वीकर साइड। तो मेरा बड़ा बेटा गुरुजी की कृपा से हुआ जनवरी 31, 2001। जब हम अपने बेटे को लेके जब अराउंड 40 डेज का हो गया होगा शायद, तो हमने सोचा अब इसको मत्था टिका लाते हैं, क्योंकि काफी सर्दियां थी जब वो पैदा हुआ था। तो हम जब उसको लेकर वहां गए, तो मैंने जैसे ही गुरुजी के पास उसको बिठाया, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और गुरुजी ने मुझे तुरंत ही बोला कि एक मुंडा होर ले ले। अब मुझे नहीं समझ में आया, हमें तो हैरान, में परेशान, मैंने कहा ये गुरुजी ने ये क्या कह दिया, एक मुंडा होर ले ले। और मैं बड़ा अपनी तरफ से सोचूं कि नहीं अब इसको छोड़ के मैं बच्चे को दोबारा से अपना ट्रीटमेंट वगैरह करूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मतलब मन में मैंने सोचा, मैंने ना हाँ कहा ना कहा, मैंने मन में सोच लिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। गुरुजी की कृपा से एक बच्चा हो गया है, बहुत बढ़िया है, इसी का ध्यान करूंगी, इसी को पालेंगे हम। और मन में यह भी आया कि इतने सारे कपल्स हैं, चलो अच्छा रहेगा गुरुजी सभी को ब्लेस कर दें, मैं क्या लालच में हाँ हाँ बोलती जाऊं। और ये बात हुई और हम वहां से चले गए इसको बड़े बेटे को ब्लेस करवा के। लेकिन जितनी बार उसके बाद मैं जाऊं वहां पर, गुरुजी एक ही बात बोले, एक मुंडा होर ले ले, एक मुंडा होर ले ले। अब मुझे
मुझे तो समझ ही ना आया कि गुरुजी क्यों बोले जा रहे हैं, फिर ना कहीं एक मुंडा और ले ले, एक मुंडा और ले ले। तो ये ऐसा हुआ कि साल भर बाद ही ऐसी कोई मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई कैलकाटा। कैलकाटा में भी कोई एक राजबंद करके एक जगह है जो कि थोड़ी सी अ, अच्छी पोस्टिंग नहीं काउंट होती है। वहां पे काफी कई बारी कई ऑफिसर्स के साथ कोई बहुत बदसलूकी वगैरह भी हुई है। एनीवे, तो हम लोग बहुत कीन नहीं थे कि वो वहां जाएं, और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि ये पोस्टिंग किसी तरीके से कैंसिल हो जाए। सब कुछ कर लिया, पता लगा कि नहीं हो रही कैंसिल, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड और हमने सोचा कि चलो हम जाके गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले आते हैं, और फिर आप जाइए। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप जाइए, और मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था कि मैं उनके साथ जा पाती तो उस टाइम पर। तो मैंने कहा अब आपको ही जाना पड़ेगा फिलहाल। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, गुरुजी के पास चलते हैं और उनसे ब्लेसिंग लेके मैं जाता हूँ अपने इस ट्रांसफर पर। तो जब हम गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी को इन्होंने बताया कि गुरुजी इस तरह से मेरी वहाँ वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग हो गई है, तो गुरुजी ने कहा हाँ जाओ मच्छी खाओ, ऐसे करके कुछ उन्होंने मजाक किया। तो मेरे हस्बैंड तो हैरान, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो वेजिटेरियन। कहते अच्छा। तो इससे पहले कि वो कुछ और वार्तालाप होता, मैंने ही बड़ा आगे बढ़ के बोल दिया, गुरुजी आप तो कहते रहते हो एक मुंडा और ले ले और ले ले, और अब आप कह रहे हो कि चले जा तू पोस्टिंग पर। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, फिर वो थोड़ा हंसे, और उन्होंने मुझे बोला कि चल जा, तेरा कल्याण कितना। अब उन्होंने ऐसे बोल दिया, पर मैंने मैंने सोचा मेरा कोई ट्रीटमेंट वगैरह तो चल नहीं रहा है, तो मैंने इतना उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो और भी बात हुई इंटरेस्टिंग, तो उन्होंने इनको बुलाया, आकाश को, मदर सेठी अंकल को, और गुरुजी ने बोला ओ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तेरी पोस्टिंग कैंसिल। तो ये सब बातें हमने सुन ली। और संगत जी, बहुत ऐसा होता था कि बहुत चीजें इतनी फास्ट आपकी तरफ आती थी ना कि आपको उनकी बात समझने में कई बार थोड़ा समय भी लग जाता था। और ये बात हमको अगले दिन ही समझ में आई। हुआ यूं कि सुबह जब हम सो के उठे, काफी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को फोन आता है उनके हेडक्वार्टर से कि आपकी जो पोस्टिंग है फिलहाल वो स्टॉल कर दी गई है, मतलब कि रोक दी गई है, तो आपको अब नहीं जाना है वहां पर। और हम इतने हैरान कि जिस पोस्टिंग के लिए हमने सारे हथकंडे अपना लिए थे, वो तो हमसे तो वो रुकी नहीं थी। एक बस गुरुजी ने कहा कि पोस्टिंग कैंसिल, तो वो पोस्टिंग कैंसिल हो गई। कहाँ गई, क्या हुआ, उसका आज तक नहीं किसी को पता लगा। मतलब मेरे हस्बैंड को तो कभी जाना ही नहीं पड़ा, ना वो कभी डिस्कशन में आई। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। और क्योंकि मैंने तो खुद ही तब बोल दिया था कि गुरुजी आप पोस्टिंग पे भेज रहे हो, तो वो बात भी अब गुरुजी ने तो उस बात को भी इम्पोर्टेंस देनी थी। तो मुझे तब पता लगा कि आई कंसीव अगेन, एंड दिस टाइम विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन, विदाउट, आई वुड से कि मतलब मेरे तो दिमाग में भी नहीं था, एंड आई कंसीव। तो उस तरह से मेरा दूसरा बेटा मैंने कंसीव किया, और वो 2002 दिसंबर में वो पैदा हुआ नॉर्मल डिलीवरी। तो ये तो जो बोलती हूँ कि बताऊं कि कोई भी कपल अगर संगत में उसके पास संतान नहीं है, अगर मैं उनकी दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सब चीजों से कटने लग जाते हैं, क्योंकि हर जगह वही वार्तालाप होता है, हर जगह वही बात होती है, रिलेटिव्स भी वही बात करेंगे। तो बहुत परेशानी का वो वक्त होता है। लेकिन वो गुरुजी ने किस तरह से
हमारे वो दिन बदले और इतने आराम से वो बदले कि इफ आई जस्ट लुक बैक तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि गुरुजी ने ऐसे 2 साल में मुझे 2 बच्चे दिए, हेल्दी बच्चे दिए, नॉर्मल डिलीवरीज हुई मेरी, और और वो कृपा चलती ही जा रही है। तो उसके लिए तो मेरा मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अगले 7 जन्म तक भी गुरु जी का शुक्राना करूं तो वो कम है। अब ये एक एस्पेक्ट था। और कई बार गुरु जी ऐसा होता था कि जब मैं जाती थी वहां पे तो ऐसे गुरु जी को पता था कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो एक दिन मेरे को कहते हैं कि पढ़ाती है तू? मैंने कहा गुरु जी इकोनॉमिक्स। वैसे मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ लेकिन कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ाती थी उन दिनों। तो मुझे कहते हैं अच्छा व्हाट इज मनी सप्लाई। अब मैं अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा रही हूँ और अपनी तरफ से इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती गुरुजी कहते जा फेल है। एंड मतलब मैं काफी एम्बेरेस्ड, मैं सोचूं कि अरे ये तो मैं जवाब ही नहीं दे पाई, ये तो बहुत क्या हो गया ये। और वहां से मैं वापस आके दोबारा से अपनी किताबें खोल के कि मुझे क्या बोलना चाहिए था उस मोमेंट में, लाइक अ स्टूपिड पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट। संगत जी गुरु जी के सामने सारी नॉलेज फेल है और सारी सारी बनावट बेकार है, वो आपको थ्रू एंड थ्रू जानते हैं। तो एनीवेज वो एक मैं इसलिए बता रही हूँ कि देयर वर दीज लाइट हार्टेड मोमेंट्स ऑल्सो, जब मतलब गुरु जी कई बार बहुत मजाकिया मूड में भी होते थे तो इस तरह की बातें होती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई बॉम्बे, 2004 की बात है। तो गुरुजी ने मतलब ये चले गए और 1 साल ये वहां पर थे बॉम्बे में, नहीं 2003 में ये चले गए। तो आप सोचिए कि अभी 2001 में मेरा पहला बेटा और 2002 के एंड में मेरा दूसरा बेटा और 2003 में आकाश की पोस्टिंग हो गई बॉम्बे। तो मेरे पास ये दोनों छोटे बच्चे और किसी तरह से मेरा जॉब भी था तो मैं अपना मैनेज कर रही थी, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा हुआ कि एक विजिट में जब आकाश आए और हम गुरु जी के पास मिलने के लिए गए तो गुरु जी ने इनको कहा कि एनानू भी नाल ले जा। तो अब एनानू नाल ले जा गुरु जी ने तो कह दिया, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि क्योंकि मेरी तो जॉब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं किस तरह से इनके साथ जा सकती हूँ। तो इनके साथ जाने का एक तरीका है था जो मुझे उस टाइम पे समझ में आया, और वो था कि मैं पीएचडी के लिए एनरोल हूँ, क्योंकि पीएचडी के हमारे जॉब में ही एडवांटेज है कि पीएचडी लीव मिलती है आपको, जो कि फुली पेड लीव होती है, और आपको पीएचडी अपनी करने का मौका मिलता है। वो 3 इयर्स की लीव है फुली पेड, एक्सटेंडेबल अप टू 5 इयर्स, बट देन 3 साल के बाद आप विदाउट पे हो जाते। लेकिन पॉइंट इज की दैट देयर इज अ प्रोविजन, तो ये प्रोविजन है, लेकिन अपने आप में बहुत टेढ़ा जो काम है वो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एनरोल हो पाना। मैं काफी टाइम से पहले ट्राई कर रही थी लेकिन लगातार मतलब नाकामयाबी ही हाथ लग रही थी, क्योंकि कह सकते हैं कि कोई गॉडफादर नहीं था उस टाइम में मेरे, तो नहीं हो पा रही थी मेरी एनरोलमेंट। लेकिन देखिए जब जब वक्त आता है और जब गुरु की कृपा होती है आपके ऊपर, तो गुरु जी ने ऐसा समा बना मेरे साथ कि मैं गई, और जो मेरे अल्टीमेटली जो मेरे सुपरवाइजर बने वो तब नए नए प्रोफेसर बने थे डिपार्टमेंट में, तो उनके अंडर सीट्स अवेलेबल थी। और मैं गई कुछ बहुत, मैं पुराना टाइम से जिस एरिया पे काम कर रही थी मैं वो वाला सिनॉप्सिस लेकर उनके पास गई थी, और उन्होंने मुझे कहा देखते ही कि उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरा एरिया नहीं है, मैं इस पर गाइड नहीं कर पाऊंगा। और मैं वहां से उठ के चल पड़ी सोच के कि ये तो मेरा ये मैं तो इतने सालों से इसी पे काम कर रही हूँ, तो मैं तो कोई अब नया एरिया नहीं वो कर पाऊंगी, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं कैसे करूंगी ये तो। और ये सोचते हुए मैं वहां से उठी, और तब
मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा कि प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो ना, तुम ये एरियाज एक्सप्लोर करो, ये एरियाज जो हैं ये अपकमिंग है, आप इनमें देखिए। मैंने उनकी बात का मान रखते हुए, और जो मुझे अब समझ में आता है कि गुरुजी किन जरियों के थ्रू आपका काम करवाते हैं, जहां वो खुद नहीं होते हैं, मतलब खुद वो होते हैं, लेकिन जहां जिस व्यक्ति के थ्रू आपका काम उन्होंने कराना होता है वो आपकी जिंदगी में आ जाता है। तो उन्होंने मुझे सडनली कहा कि आप ये जाके ना ये लाइब्रेरी में ये सब एरियाज देखिए और ऐसे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं जाती हूँ, मैं थोड़ा देखती हूँ। मैंने जाकर देखा और मैंने देखा कि हाँ, ये भी एक बड़ा नया एरिया डेवलप हो रहा है। तो मैंने उसमें कुछ 7-8 एरियाज आइडेंटिफाई किया है और मैं वापस से सुपरवाइजर के पास गई तो उन्होंने कहा हाँ, ये देखिए ये वाला ठीक लग रहा है, आप इस पे थोड़ा काम करिए, थोड़े टाइम बाद हम सिनॉप्सिस मांगेंगे। और एक बड़ी अनयूजुअल चीज ये हुई कि वो जो डीआरसी जो हमारी ये बैठती थी, रिसर्च बोर्ड जो बैठता था, वो उस साल थोड़ा जल्दी बैठा और मुझे सर का फोन आता है कि आपको तुरंत सबमिट करना है, परसों है मीटिंग डीआरसी की, तुम्हारा सिनॉप्सिस कल रात तक, कल शाम तक सबमिट हो जाना चाहिए। संगत जी, मेरे तो हाथ पैर पड़ गए कि ये क्या हो गया, लेकिन पता नहीं मैंने कौन सी स्पीड से मैंने अपना सिनॉप्सिस, जो जितना काम किया था मैंने उसको सबको कोलेट किया और मैंने अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया। मेरा अगले दिन इंटरव्यू हो गया और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, जो कि मतलब 1 महीने से भी कम समय में मैंने नया टॉपिक उठा के मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, जो कि कोई भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टम से वाकिफ है तो वो जानेगा कि इतना आसान नहीं है यहाँ पर। लेकिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा था कि इनको लेके जा, तो उन्होंने ऐसी स्थिति बनानी थी, तो वो सब चीजें अपने आप हो गई, मुझे पता भी नहीं लगा और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। मैंने अप्लाई किया कॉलेज में, वहां पर भी मेरी किस्मत ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं सच कहूंगी तो गुरुजी ने मेरा बड़ा वहां पर ऐसा सिस्टम बनाया कि मेरा वहां पर भी हो गया, छुट्टी ग्रांट हो गई और मैं अपने दोनों बच्चों को लेके मैं इनके साथ बॉम्बे चली गई और वहां पर मैंने अपना मेजर जो पीएचडी का वर्क है मैंने वहां पर किया। और जब हम वहां रहते थे तो एक बारी गुरुजी ने संगत के ही किसी व्यक्ति को हमारे घर भी भेजा और वो फिर काफी आते थे हमारे घर, और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उन्हें कहा है कि पूनम आंटी के घर तुम जाना, बड़ा साफ सुथरा घर रखा हुआ है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे लगता था अरे गुरुजी, इसका मतलब है कि गुरुजी मेरे घर आते रहते हैं और संगत का, किसी भी संगत का आना समझो वो हम सब गुरुजी की एक्सटेंशन ही है। तो बहुत मेरे लिए, मैं अगर सोचूं तो मेरा जो बॉम्बे का स्टे था वो बहुत ही फ्रूटफुल था कि मेरा जितना भी पीएचडी वर्क हुआ वो वहीं पे बेस्ड है, पार्शियली इन दिल्ली ऑल्सो। और मैंने बहुत ही रिमार्केबल टाइम में, 2 छोटे छोटे बच्चे होते हुए भी मैंने बहुत जल्दी अपनी पीएचडी सबमिट करी और गुरुजी ने मेरी थीसिस को ब्लेस भी किया हुआ है, उस पे गुरुजी के सिग्नेचर हैं और मेरे लिए वो एक किसी भी कोहिनूर से भी ज्यादा वो बड़ा कोहिनूर है मेरे पास की, जिसपे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है मुझे, अपने हाथों से उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ है। तो इस तरह से मेरी पीएचडी हुई। लेकिन पीएचडी करने के दौरान ऐसा हुआ कि एक बार गुरुजी ने मेरे से बोला कि, मुझे कहा कि पीएचडी क्यों होता है पूनम आंटी। मैं अपनी तरफ से डॉक्टरेट और फिलॉसफी बोलने का कुछ कोशिश ही कर रही थी, तो कहते हैं होता है पागल होने डर। तो मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कहा पागल होने डर, बट मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये बहुत सही बात है, क्योंकि आधे लोग वाकई पगला जाते हैं पीएचडी करने में, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक पीएचडी चलती है कि आप बहुत ज्यादा मतलब मेंटली भी ना उसमें एनग्रॉस हो जाते हो, काफी परिवार के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है अगर आप समझदारी से ना चलो तो।
तो मेरे केस में तो गुरुजी ने मुझे पागल होने से तो बचा ही लिया डेफिनेटली, क्योंकि मेरी पीएचडी इतनी सुपर फास्ट स्पीड पे हुई फॉर वट एवर रीजन। मतलब मैं कोई आज रीजन नहीं पिन पॉइंट कर सकती। द वेरी फैक्ट कि मैं बॉम्बे रह रही थी और वहां पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड सबसे ज्यादा है, और मेरा जितना मेरा रिसर्च वर्क था वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड था। मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मैंने काम किया हुआ। तो या तो वो बेस वहां पे बहुत बड़ा था, उसका एडवांटेज था मुझे। तो मेरा मेरा काम बहुत स्मूथ हुआ और बहुत जल्दी हुआ। एंड 2.5 ईयर, मतलब मैंने 3 साल भी पूरे कंप्लीट नहीं किया, मैंने 2.5 ईयर्स में सबमिट कर दिया और मैं पागल होने से बच गई। टू बी मतलब गुरु जी के ही शब्दों में अगर कहूँ तो इस तरह से मेरी पीएचडी भी हो गई और बच्चे भी गुरु जी की कृपा से हो गए। तो जीवन तो ऑब्वियसली बड़ी अपने पेस पे चलता रहता है। बच्चे बड़े हो रहे थे और सडनली 2005 की बात है कि बॉम्बे में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, उस दिन की मैं बात बताती हूँ कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा 5 है या 6 है, आई कुड बी रॉन्ग, बट जब वो फ्लैश फ्लड्स आए थे 26 जुलाई था। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे और ये वहां से अपना जब चले हैं तो हमारी सोसाइटी में काफी पानी भर चुका था। और मैंने इनको फोन करके बोला कि यहाँ बहुत ज्यादा पानी है और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप गाड़ी ऑफिस में ही छोड़ दो। तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैं तो ऑफिस से तो मैं निकल चुका हूँ और हम रास्ते में हैं। और रास्ते का भी ये हाल था कि कई गाड़ियां बीच में ही खराब पड़ी हुई थी। तो ये बोले कि मुझे लगता नहीं है कि मैं हमारी गाड़ी के लिए रास्ता बनेगा घर तक आने का। मैंने कहा यहाँ तो आप आइए भी मत, क्योंकि जितनी गाड़ियां वहां खड़ी थी वो सब डूब चुकी थी पानी में। इतना पानी भर चुका था वहां पे और पानी कहीं जा नहीं रहा था और टोटल अंधेरा हो चुका था क्योंकि पूरी मुंबई की लाइट कट चुकी थी। कुछ मतलब बहुत ही गंदा आयु से वो मैंने अपने जीवन का एक बहुत ही डरावनी रात थी। दोनों छोटे छोटे बच्चे और इनके साथ मेरा कनेक्शन खत्म हो गया था क्योंकि इनका फोन की जो बैटरी थी वो खत्म हो गई थी। जो लास्ट जब इन्होंने मुझसे बात करी तो इन्होंने मुझे बताया कि हमें एक जगह यहाँ पे दिख रही है, बस है वो खड़ी हुई है और हम उस बस के ही पीछे हमने अपनी गाड़ी लगा ली है, थोड़ी सी हाइट पर है। तो हम मोस्ट प्रॉब्ली गाड़ी के अंदर ही बैठेंगे, अगर पानी ज्यादा चढ़ा तो हम बस की छत पे चढ़ जाएंगे। ये मेरी लास्ट उनसे बात हुई। कहीं एसबी रोड पे इनकी गाड़ी खड़ी थी। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि उस रात में बॉम्बे में बहुत लोगों की, मतलब वो उनकी लास्ट डे था। बहुत लोग जो गाड़ियों में सोए रह गए वो गाड़ियों में ही सोए रह गए। बहुत लोग नालों में बह गए। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी उस एक दिन में बॉम्बे में। और सुबह मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा, मैं पूरी रात बस गुरु जी के फोटो के आगे ही बैठी रही और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है। और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग भी हुई तो मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था कि ये लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं। और ये करीब, लेकिन मुझे फिर करीब 12-1 बजे के आसपास मुझे इनके किसी और, मतलब एक और रेजिडेंट हमारी कॉलोनी के थे, वो तब तक पानी में तैर के और कैसे वो वहां पहुंच गए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने देखा था उनकी गाड़ी वहां खड़ी हुई है और वो लोग उसमें बैठे हुए हैं, तो आप चिंता ना करो, देर सवेर वो आ जाएंगे घर पर। और ये करीब शाम को 5-6 बजे के आसपास लौटे। तो वो मैंने उस दिन मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस में जितनी गाड़ियां खड़ी थी वो सब मतलब पानी में डूब के बिल्कुल जीरो हो गई, वो बिल्कुल जीरो हो गई। और जो गाड़ियां घर पहुंच गई थी वो भी सब जीरो हो गई, क्योंकि वो सब भी पानी में डूब, और जिनकी खड़ी थी उनकी भी डूब गई, जो बाद में भी आए होंगे या कहा जहां उन्होंने भी जगह ढूंढी होगी सबकी गाड़ियां बेकार हो गई थी। मतलब गुरु जी ने ऐसा एक स्पॉट बनाया जहां ये लोग पूरी रात बैठे रहे हैं और
टू बी, मतलब यहाँ पे मैं बहुत मुंबई वालों की तारीफ करूंगी कि उन्होंने ऐसे सब जो स्ट्रैंडेड लोग खड़े थे वहां पे लोकलाइट्स ने आकर वहां पर बहुत सबको चाय बिस्किट और जिस तरह से भी हेल्प दी जा सकती है वो सब उन्होंने वहां पर किया। तो गुरुजी ने इनको बिल्कुल हाथों पे रखा और सेफ इनको घर पहुंचाया। तो वो एक और मेरा सत्संग है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। सत्संग तो बहुत है, मुझे पता नहीं है कि कितने मेरे पास टाइम है। तो मेरे से हाँ जी, मेरे से जुड़े मैं मेरे मैं ब्रदर्स का भी मेरा थोड़ा सा सत्संग है जो मैं बताऊंगी कि एक रात को मेरे बड़े ब्रदर गुरु जी के मंदिर से ही वापस लौट रहे थे। तो एक पॉइंट पे आके उनकी रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी हुई थी और सडनली सामने से कुछ यंग बॉयज जैसे होते हैं वो बहुत तेज उनकी गाड़ी आ रही थी और वो वहां से उन्होंने रेड लाइट जंप करते हुए उन्होंने वो बीच का जो डिवाइडर था उसके ऊपर से वो गाड़ी आई इतनी स्पीड से और आके वो मेरे ब्रदर की गाड़ी के ऊपर बॉनेट पे चढ़ गई। और मेरे ब्रदर ने ऐसा ब्रेक लगा रखी थी और मतलब वो एक करीब 2-4 सेकंड्स के लिए दोनों गाड़ियों का आपस में ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है और फिर सडनली वो गाड़ी वापस से नीचे को चली गई। लेकिन जितना डैमेज कार को हुआ था ना, वो अगर 1 इंच और आगे खड़ा होती वो गाड़ी तो वो जो दूसरी तरफ से गाड़ी आई थी ना वो बिल्कुल मेरे ब्रदर वाली साइड को हिट करती और मेरे ब्रदर भाभी उस गाड़ी में बैठे हुए। बट गुरु जी की कृपा थी कि उनको एक एक खरोंच भी नहीं आई, एक खरोंच भी नहीं आई। और इतना इम्पैक्ट था कि गाड़ी पूरी उनकी आगे से बिल्कुल वहां रेड लाइट पे खड़े खड़े मतलब उनकी गाड़ी का फ्रंट बिल्कुल खत्म हो गया था। लेकिन गुरुजी ने ऐसे उनको बिल्कुल बचाया, जो कि अपने आप में एक और हमारा सत्संग है कि गुरुजी की जब कृपा होती है तो कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और इसी बात को मैं आगे एक सत्संग और है जो मैं बहुत मेरे जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है कि 2013 की बात है कि मैं मेरे हस्बैंड एक पार्टी में गए हुए थे और पार्टी में हम लोग सब डांस कर रहे थे और अचानक से ना मेरे हस्बैंड की ऐसे तबीयत खराब हुई और ये जाके ना ऐसे थोड़ा साइड में जाके बैठ गए। तो मैंने डांस करते हुए मैं ऐसे ही पूछा, मैंने क्या हुआ? कहते नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बताओ क्या करना है? तो बोले कि नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाऊंगा, मैंने शायद बहुत देर बाद खाया है तो मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं और हम अपनी बातें बातें करने लग गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि नहीं इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मतलब फॉर्चुनेटली उस टाइम पे इनके फ्रेंड जो खुद गंगाराम में डॉक्टर हैं वो भी वहां थे। तो उन्होंने इनकी तरफ देखा और उन्होंने इन्हें बोला कि भाई सेठी क्या बात है, ठीक है तबीयत? तो इन्होंने कहा नहीं ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है 5 मिनट देख लेते हैं। तो 5 मिनट बाद भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और शायद इनको एक वॉमिट भी आया और तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो बिल्कुल बीच में ही पार्टी रोकी सबने और फिर वही मैं कहूंगी कि जैसे उस व्यक्ति में गुरुजी स्वयं समा गए और उन्होंने अपनी गाड़ी में इन्हें और हम दोनों वहीं बैठ गए और हम चल पड़े। और वो रास्ते से ही उन्होंने सारा स्ट्रीमलाइन किया गंगाराम में, इमरजेंसी में, रात के 11:30-12 बजे की बात है। तो स्ट्रीमलाइन कर दिया। तो जैसे हम वहां पहुंचे तो वहां पर इनका तुरंत से वो हुआ, ईसीजी वगैरह हुआ जो कि खराब आया काफी। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब इनको ओटी में लेके हम ले जा रहे हैं और हम वहां पर जाके देखते हैं। और वहां पर उन्होंने डिटेक्ट किया कि इनका 100% ब्लॉकेज था। तो डॉक्टर ने बोला कि वो स्टेंटिंग होगी। तो हम
मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि मेरे मतलब सेठी अंकल का जो सत्संग है, अगर आप सुनेंगे तो वो उन्होंने अपने सत्संग में बताया हुआ है कि मुझे सारी बातें सुनाई दे रही थी जो डॉक्टर्स बात कर रहे थे कि मायोकार्डियल इंफाक्शन है, और अ, जिस मतलब ये आ गए हैं तो होपफुली। तो बट जब मेरे हस्बैंड जैसे बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो अब ये वक्त आ गया है। लेकिन तभी उनको ऐसे गुरुजी दिखाई दिए, और गुरुजी ने उनको कहा कि जो तू कर रहा है ना, तू वही करता रहे, अभी तेरे काफी काम है। तो एंड ही सेड कि मुझे एकदम से होश आया, और मुझे एकदम समझ आ गया कि मैं यहाँ पर हूँ, और डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है, स्टेंटिंग हो गई है, कोई चिंता का विषय नहीं है। एंड मतलब मैं बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ, उसमें मुझे बुलाया गया और बताया गया ये सब हो गया है। एंड संगत जी, अगर आप सोच सकते हैं तो आज की डेट में हम देखते हैं कि किस तरह से एक मिनट नहीं लगता कि व्यक्ति चला जाता है आपके हाथ से। और यहाँ पर शायद कोई प्रॉब्लम थी जो बन रही थी सेठी अंकल के शरीर में, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ट्रिगर तो कहीं ना कहीं पे होता ही है। और किस तरह से गुरुजी ने वो दिन ऐसा सब चीजें अपनी तरफ से सजा के रखी, मैं कहूंगी कि वो डॉक्टर उस पार्टी में आए थे और उन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। और चूंकि अदरवाइज अगर क्या होता कि अगर जैसे तबीयत खराब होती है, हम कहते हैं कि चलो घर चलते हैं, और अगर हम घर जाते तो मुझे नहीं पता, मैं ना तो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तो गुरुजी ने अपने तरीके से इनको बचाया। और तब से कम एक ये रियलाइजेशन तो है कि अपने शरीर और अपने तबीयत के प्रति काफी सजग रहते हैं। तो वो सब गुरु जी की कृपा अपने तरीकों से संगत जी आती रहती है, और जिसके लिए हम चाहे कितना भी शुक्राना करें वो कम है। ये जीवन उन्हीं की कृपा से चल रहा है। और ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ऐसा नहीं है कि परेशानियां कभी आती नहीं या आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती। वो सब चीजें होती हैं। लेकिन जब सदगुरु का साथ होता है, जब आपके जब आपके मन में पूरी श्रद्धा होती है, जब आपको पता है कि आपके साथ आपकी उंगली पकड़ के कोई और चल रहा है, तो एक अलग ही तरह का सुकून होता है। और वो सुकून संगत जी हम सब ने गुरु जी के साथ जुड़ के महसूस किया। और इसके लिए कितना भी शुक्राना कोई करे वो पूरा नहीं हो सकता। मगर अपनी तरफ से हम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमारा हाथ थामा और हमें इस लायक समझा कि अपनी कृपा हम पर बरसाई और बना रखी है, जिसके लिए मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से, सिद्धि अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से। और मैं यही प्रे करूंगी कि आप सब पर भी संगत जी गुरु जी की कृपा बनी रहे। आप गुरु जी से जुड़े रहिए, उनकी कृपा पाते रहिए। और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, या और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरफ काम कर रहे हैं, वो जोड़ के रखें सारी संगत को, ग्लोबली भी, इंडिया में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना टू गुरु जी, टू ऑल द संगत एंड टू द ऑर्गेनाइजर्स। जय गुरु जी।